अभी शुरू हुई ऑटोमेटिक। सेटिंग कहाँ पे? से मिल गया। बैक तो वैसे भी कर रही है, नथिंग रिलेटेड टू बैकग्राउंड, है ना। बैक वैसे ही कर रही है, मैं बोल रही हूँ वैसे, फिर बोलने का तो नहीं है कुछ।
Welcome everybody. We are going to start with the meet. इससे पहले कि हम मीटिंग स्टार्ट करें, मैं चाहती हूँ कि सबको पता हो कि वेस्कुलाइटर सोसाइटी क्या है, इसका मिशन क्या है. Can you hear me, everyone? Yeah, good Yes, afternoon. good afternoon. Good afternoon. So, हम ऐसे मीट स्टार्ट करने से पहले सबको मैं ये चाहती हूँ कि सबको पता हो कि वेस्कुलाइटर सोसाइटी क्या है, इसका क्या मिशन है, ये करती क्या है. हमने आज वेस्कुलाइटर सोसाइटी में 1 ईयर कंप्लीट किया है. इस 1 ईयर में हमने क्या क्या किया है और कैसे हमने वेस्कुलाइटिस के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करी है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी. उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ. So this is the welcome to the Vasculitis Society. These are the objectives of the society. हम इस सोसाइटी में क्या करते हैं, हम वेस्कुलाइटिस की अवेयरनेस को रेज करते हैं. इसके लिए हम कैंपेन्स, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं. गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उसके बारे में बताते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट, हमने पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स क्रिएट किए. ये हमारे पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स हैं जिसमें पेशेंट्स सब लोग आपस में मिलते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं. सी, ये हमारे जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हुए उनकी वीडियोस हैं. ये ऐसे हमारे इंटरेक्टिव सेशंस हुए. हम लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड वेबसाइट पे अवेलेबल हैं. यू कैन फॉलो अस, शेयर अस एंड कनेक्ट विद अस. थैंक यू. एंड ये हमने वेबसाइट अपनी वेस्कुलाइटिस सोसाइटी को 1 ईयर दिया और हमने क्या क्या किया, इट्स जस्ट ए ग्लिम्स.
थैंक यू एवरीवन। आज की मीट ये वेस्कुलाइटिस सोसाइटी की थर्ड ऑनलाइन मीट है। इससे पहले भी हमने 2 मीट्स की हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर विकास शर्मा हैं शिमला से। ये अपने आप में ही एक र्यूमेटोलॉजी में वेल नोन पर्सनैलिटी है। पूरा हिमाचल इनको जानता है। इनकी ओपीडी मॉर्निंग 2 AM तक चलती है एंड ही इज ए वेरी वेरी बिजी पर्सनैलिटी। आज उन्होंने अपने प्रीशियस टाइम तो ये हमारे लिए बहुत बहुत अरे तो देशा करूँगा क्या? तो अभी हम वेलकम करते हैं डॉक्टर विकास शर्मा का, जो हमें वेस्कुलाइटिस के बारे में बताएंगे और आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। ओवर टू यू सर। करते हैं। नमस्कार सभी को। और आज आयोजकों को मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आप सबसे मिलने का, सबसे बात करने का मौका दिया। और इसके साथ ही वेस्कुलारिटी सोसाइटी के बारे में जानने का, उसको नज़दीक से समझने का भी मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं सौभाग्यशाली खुद को समझता हूँ। और आज ये बड़ा हर्ष का विषय है कि वेस्कुलारिटी सोसाइटी ने अपना 1 वर्ष आज पूरा किया है। इसकी पहली वर्षगांठ है। और एक प्रकार से यह एक ऐसा बच्चा है, ऐसा बेबी है जो कि अभी अपनी शाश्वत स्टेज पे है और अभी अभी इसने चलना सीखा है। लेकिन हम सबकी ये जिम्मेदारी होगी और हम सब ये विश्वास दिलाते हैं कि आपका हम हमेशा सहयोग करेंगे। और वेस्कुलारिटी सोसाइटी को जन जन तक, जहां जहां वेस्कुलारिटी सोसाइटी की आवश्यकता है, उन सब लोगों तक वेस्कुलारिटी सोसाइटी के संदेश को पहुंचाएंगे, ताकि जो वेस्कुलाइटिस और अन्य स्वजनित यानी ऑटो इम्यून रोगों से पीड़ित लोग हैं, वे एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स, अपने मन के भाव जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें और एक दूसरे की समस्याएं जो हैं उनका निदान कर सकें और उनका एक स्व सशक्तिकरण यानी सेल्फ स्ट्रेंथनिंग जो है वो ध्येय जो है हमारा पूरा हो पाए। तो इस प्रॉमिस के साथ, इस वादे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो जो भी वेस्कुलाइटिस सोसाइटी के आयोजक हैं, जो आज यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ के साथ में जो अन्य रोगी वेस्कुलाइटिस और अन्य स्वजनित रोगों के, ऑटो इम्यून डिजीजेस के जितने भी रोगी हैं या फिर उनके परिवारजन हैं, स्वजन हैं, मित्र हैं, जो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, उन सबका स्वागत भी करता हूँ, उन सबको नमस्कार और प्रणाम भी करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको स्वजनित रोगों के बारे में एक दो पंक्तियों में कहूंगा और उसके बाद में वेस्कुलाइटिस के बारे में आपको बताऊंगा। स्वजनित रोग, जिनको कि अंग्रेजी भाषा में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहा जाता है, वास्तव में वे रोग होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में किसी प्रकार के डिफेक्ट यानी किसी प्रकार की समस्या के कारण उत्पन्न होते हैं। वास्तव में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक तरह से हमारे सैनिकों की तरह होता है। और उसका कार्य होता है हमें किसी प्रकार के हानिकारक जो कीटाणु हैं, जंतु हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, उनसे हमको बचाना। हमारे शरीर में कभी कभी विकार उत्पन्न होते हैं जिसकी वजह से कैंसर के सेल्स जो हमारे शरीर में बन जाते हैं उनको खत्म करना या उनका खात्मा करना, ताकि वे हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन कभी कभी किसी रोग की वजह से, किसी विकार की वजह से, किसी डिफेक्ट की वजह से होता क्या है कि वे अपने और पराये कोशिकाओं यानी सेल्स, टिश्यूज के बीच में फर्क करना जो है वो उसको उनको आता नहीं है, या फिर वे फर्क नहीं कर पाते हैं और वे अपने शरीर के तंत्रिकाओं, जिनको कि अंग्रेजी भाषा में सेल्स या टिश्यूज कहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और उनसे हमारे शरीर के अन्य अंगों पे नुकसान पहुंचता है, जिसको कि हम ऑटो इम्यून और स्वजनित रोग कहते हैं। और ऐसे ही स्वजनित रोगों का एक सब क्लास होती है, एक श्रेणी होती है, जिसको कि हम वेस्कुलाइटिस कहते हैं। वेसल मतलब जो जहाँ पे हम कोई भी तरल पदार्थ को स्टोर करते हैं। तो हमारे शरीर में धमनियां, जिन्हें आर्टरीज मतलब, वो और कोश और शिराएं, जिन्हें वेन्स कहा जाता है, वे उनको ही हम बेसिकली ब्लड वेसल्स कहते हैं। जो आर्टरीज या धमनियां हमारे हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक रक्त लेके जाती हैं, ब्लड लेके जाती हैं,
और जो शिराएं होती हैं, वेन्स होती हैं, वे अन्य अंगों से जो प्रदूषित खून होता है या जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की जिसकी ऑक्सीजन को हमारे शरीर ने उत्पादित कर लिया है, उसके बाद उसको हृदय तक वापस लेकर के आती हैं। इस ऐसे तंत्र को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो जब किसी स्वजनित कारण से, मतलब ऑटो इम्यून कारण से, या फिर कभी कभी तो इन्फेक्शंस की वजह से भी, या किसी अन्य कारण से भी हमारी जो ये रक्त की कोशिकाएं, जिन्हें हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, आर्टरीज, वेन्स और छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स और कैपिलरीज भी कहा जाता है। जब इसको हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो नुकसान पहुंचाता है, तो वास्तव में इसमें सूजन उत्पन्न हो जाती है, तो उसको हम वेस्कुलाइटिस कहते हैं। अब ये सूजन उत्पन्न होने से होता क्या है कि जो ब्लड वेसल है उसका कैलिबर जो है वो छोटा हो जाता है। यानी जब सूजन होगी तो ब्लड वेसल बाहर की तरफ कम फैलेगा, अंदर की तरफ ज्यादा फैलेगा। तो उससे जो उस ब्लड वेसल की रक्त ले जाने की क्षमता है वो या तो कम हो जाती है, या फिर वो ब्लड वेसल जो है पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी ब्लड वेसल या फिर छोटा जो उसका ब्रांच होती है, वो जब ऑब्स्ट्रक्ट होती है, यानी जब वहां पर जो खून की सप्लाई पूरी तरह से आगे जा नहीं पाती, तो जो टारगेट ऑर्गन होता है, मतलब जहां को भी वो ब्लड वेसल सप्लाई करता है, वो जो ऑर्गन है उसको पूरी तरह से जो रक्त है वो मिल नहीं पाता। और जब रक्त मिलेगा नहीं तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जो अन्य पदार्थ हमें ऊर्जा के लिए चाहिए, बॉडी रिपेयर के लिए चाहिए, जितने भी हमारे न्यूट्रिशनल जो पदार्थ हैं, वे खून के द्वारा ही, रक्त के द्वारा ही विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। तो उनकी कमी जो है, ऑक्सीजन और उन अन्य पदार्थों की कमी उस पार्टिकुलर ऑर्गन में होती है, और जिस वजह से उस ऑर्गन में समस्या उत्पन्न होती है, वहां पर कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन होती है, नुकसान होता है, जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो ऐसे में टारगेट ऑर्गन डैमेज होता है। तो ये प्रोसेस है वास्तव में वेस्कुलाइटिस की। वेस्कुलाइटिस प्राइमरी भी होता है, यानी कि जो कि प्योरली ऑटो इम्यून हो, और सेकेंडरी भी हो सकता है जिसके अन्य कारण भी होते हैं, जैसे कि कुछ इन्फेक्शंस, उनकी वजह से भी वेस्कुलाइटिस हो सकता है, कैंसर की वजह से भी वेस्कुलाइटिस हो सकता है, कुछ अन्य जो ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं या फिर अन्य कुछ और बीमारियां हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, कुछ जो एलर्जी पदार्थ होते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, दवाओं के सेवन से, खान पान की चीजों से भी हो सकता है। लेकिन वो एक बहुत छोटा कैटेगरी है, उसको हम अभी बहुत डिस्कस नहीं करेंगे। हम वास्तव में आज यहाँ पर जो है अपने टॉपिक को प्राइमरी वेस्कुलाइटिस तक सीमित रखने वाले हैं, जिसमें कि जो जिसका कॉज जो है प्योरली पूर्ण रूप से ऑटो इम्यून होता है। इसको विज्ञान ने बांटने के लिए तीन भागों में बांटा है। यदि अगर बड़े जो ब्लड वेसल्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हों, तो हम उसे लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस कहते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से टाकायासु आर्टराइटिस और एक बुजुर्गों में होने वाला जॉइंट सेल आर्टराइटिस होता है। ठीक इसी प्रकार जब जो मिड वेसल्स होते हैं, जब वे जो उसमें अगर समस्या उत्पन्न हो जाए या फिर बीमारी उसको इन्वॉल्व करे, तो उसे हम मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस कहते हैं, जिसमें कि पैन और एक छोटे बच्चों में होने वाला कावासाकी डिजीज होता है। और ठीक इसी प्रकार से स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस भी होता है, जिसमें कि मुख्य रूप से कैपिलरीज का और आर्टेरियोल्स और जो वेन्यूल्स होते हैं, छोटे जो ब्लड वेसल्स हैं जो बिल्कुल एक अंगों के अंदर जाकर के होते हैं, उसमें अ, इसका इनका इन्वॉल्वमेंट जो होता है, तो हम उसे स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस बोलते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से एंका एसोसिएटेड वेस्कुलाइटिस और नॉन एंका एसोसिएटेड वेस्कुलाइटिस होते हैं। ये बिल्कुल वैज्ञानिक टर्म्स हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने इसका उपयोग किया। और लेकिन मुख्य रूप से होता क्या है कि जिस भी तरह के ब्लड वेसल्स को बीमारी जो है वो प्रभावित करती है, तो उसी प्रकार जो है उनके लक्षण भी आते हैं। वेस्कुलाइटिस जो है वो किसी भी उम्र के व्यक्ति को अपना शिकार बना सकता है, जिसमें कि शिशु से लेकर के 80-90 साल तक के बुजुर्ग हो सकते हैं। और क्योंकि जैसा आपने देखा होगा कि हवा, पानी और वातावरण, ये सब कभी भी जो और सूर्य की किरणें, ये सभी किसी बॉर्डर से बंधे नहीं होते हैं, किसी सीमा से बंधे नहीं होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो वेस्कुलाइटिस का जो ये मैन मेड क्लासिफिकेशन जिससे कि हम मैं आपसे बात कर रहा था, ये भी किसी सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है।
ये हमेशा जो है वो अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। तो इसलिए मिक्स्ड पिक्चर्स भी बहुत सारे रोगियों में आती हैं। तो हम इसकी पहचान कैसे करें? सबसे बड़ी पहचान तो ये होती है कि इन रोगियों में मल्टी ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब एक से ज्यादा ऑर्गन सिस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कुछ कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हम सबको पता होने चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो इन खास कर इन लक्षणों से किसी व्यक्ति को कुछ कुछ होता है, तो उसे जल्द से जल्द रोमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और उनके इलाज करने चाहिए। उनमें बहुत दिनों तक हल्का बुखार रहना और वजन कम होना, भूख कम लगना, रात में पसीने आना, या फिर उंगलियों का नीला होना, या फिर हाथों का बार बार सुन्न होना, या फिर चलते हुए टांगों का जो है वो सुन्न होना, या फिर पैरों की पिल्लियां, जो टांगों की पिल्लियां हैं उनमें दर्द होना, और यंग लोगों में ब्लड प्रेशर होना, बूढ़े लोगों में बहुत ज्यादा सर दर्द होना, या फिर एकदम अचानक से कान से सुनाई कम देना, या फिर आंख से जो दृष्टि है उसमें धुंधला दिखाई देना। ठीक इसी प्रकार से बार बार कान से पीक निकलना, नाक से छिलके निकलना, या फिर आंखों में बार बार लालीपन आना, मुंह में बार बार छिलके आना, सांस लेने में दिक्कत आना, आवाज का बदलना, और खांसी के साथ खून आना, या फिर कुछ गुर्दे की समस्याएं जैसे कि ब्लड, आपके पेशाब में खून आना, या फिर पेशाब में झाग बनना, या फिर पेशाब का कम होना, और ठीक इसी प्रकार से आंतों में, पेट में वेग दर्द होना, या फिर शौच के साथ खून आना, या फिर हाथों पैरों में सुन्नपन होना, या फिर शरीर में लाल रंग के निशान बनना, या फिर हाथों पैरों में गांठें बनना। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके बाद हमें अलर्ट होना चाहिए, और और ये जानकारी जो है वो न केवल चिकित्सकों तक होनी चाहिए, बल्कि जितने भी पैरामेडिक्स हैं, जो लोग भी स्वास्थ्य क्षेत्र में, चाहे वो सोशल वर्कर्स ही क्यों ना हो, उन सब तक भी होनी चाहिए, आम जनता तक भी होनी चाहिए, ताकि समय पर इसका जो है वो ये लोग सही डॉक्टर के पास जा सकें, और उसके बाद हम जल्द से जल्द निदान आरंभ करें, यानी इन्वेस्टिगेशंस को आरंभ करें, और जल्द से जल्द इसका डायग्नोसिस बना करके इनका ट्रीटमेंट करें। और जितना इसमें सबसे की जो है अच्छे ट्रीटमेंट की, वो यही होती है कि रोगी जो है जितना जल्द डॉक्टर के पास पहुंचता है, तो उतना जल्द जो है वो इनका इलाज, जितना जल्दी इलाज शुरू हो जाए, उतना जो है वो आउटकम्स जो हैं वो फ्यूचर के बहुत अच्छे होते हैं। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो यदि समय पर इनका इलाज हो जाए तो ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छा होता है। इसमें स्टेरॉइड्स और अन्य इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। मैं उनके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, और लेकिन मैं इतना रोगियों को इतना विश्वास जरूर दिलाना चाहूंगा कि इसका वेस्कुलाइटिस का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और वेस्कुलाइटिस का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के द्वारा ही जो हमारे भारत के विभिन्न सेंटर्स में किया जाता है। और इसके साथ ही आपको मैं मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है कि जो इंडियन रोमेटोलॉजी एसोसिएशन है, उसने इसकी ज़रूरतों को समझते हुए पिछले साल ही अपनी इंडियन रोमेटोलॉजी एसोसिएशन की वेस्कुलाइटिस ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की गाइडलाइंस भी बनाई हैं, जो कि बहुत अच्छे अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में पब्लिश भी हुई हैं। मेरे जो गुरु हैं प्रोफेसर अमन शर्मा जी, उनकी जो अगुवाई में जो इसका बहुत अच्छा कार्य हुआ है, और उसको न केवल भारत में बल्कि अन्य जगहों में भी सराहा गया है। तो इलाज आपके पास है, बहुत सारे रोगी भी आज जुड़े हैं, कुछ फेमिलियर नेम्स भी थे जिनको मैं पहचानता हूँ। वे मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यदि अगर हम समय पर इलाज करेंगे, और डॉक्टर और अपने डॉक्टर पर विश्वास करेंगे, और डॉक्टर पर विश्वास करना एक बात है, लेकिन डॉक्टर और पेशेंट के बीच का जो आपसी विश्वास है वो होना उससे भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि डॉक्टर और पेशेंट के जो परिवारजन हैं, स्वजन हैं, उनके बीच में विश्वास रहेगा, और यदि हम समय पर पूरे प्रोटोकॉल्स के हिसाब से अपना इलाज करेंगे और करवाएंगे, तो वेस्कुलाइटिस में जो है इससे घबराने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, और वेस्कुलाइटिस जो है उसका इलाज संभव होता है। साथ के साथ में बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं जो आपकी सहायता करने के लिए हैं। वेस्कुलाइटिस सोसाइटी उनमें से एक है। मैं वेस्कुलाइटिस सोसाइटी का धन्यवाद भी करता हूँ,
और वेस्कुलाइटिस सोसाइटी को साधुवाद भी करता हूँ, इनको प्रणाम भी करता हूँ कि इन्होंने इस प्रकार की पहल की है। और साथ के साथ क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स होते हैं और बहुत सारी जगह पे आपको जो है इन दवाओं के स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स से डराया जाता है, भय दिखाया जाता है। और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया बहुत प्रचलित है, इसलिए सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो हैं वो आप लोगों को वहाँ पे बहुत ही भ्रामक जो है वो सामग्रियां उपलब्ध हैं, जिन्हें बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे जो रील्स हैं जो कि हमें हमारा बहुत सारे रोगियों के भटकाव का कारण बनती हैं। तो आप सबको इस तरह के भ्रामक जितने भी, चाहे वो भ्रामक कैप्शंस हैं, भ्रामक वीडियोस हैं, भ्रामक रील्स हैं, भ्रामक साक्षात्कार हैं, उन सब से बचना है। और एक ऑथेंटिक जो क्वालिफाइड सेंटर्स हैं भारत में, उनसे अपना इलाज करवाना है, उनके पास जल्द से जल्द पहुंचना है। और यही इस मतलब जो इंट्रोडक्शन में आज के लिए मैं समय अभाव के कारण और एक लिमिटेड समय के कारण अपने आप को यहीं पर सीमित करूंगा। और बाकी जो भी चीजें होंगी, क्रॉप अप होंगी, वो हम जो पेशेंट डॉक्टर जो इंटरेक्टिव सेशन अभी होने वाला है उसमें आगे उसको डिस्कस करेंगे। और अंत में एक बार फिर से इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मैं वेस्कुलाइटिस सोसाइटी को सहृदय धन्यवाद देता हूँ। जय भारत। थैंक यू डॉक्टर, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए। और अभी हम सबको बोल रहे हैं कि जिनके जोन से भी क्वेश्चंस हैं प्लीज अपना हैंड रेज करें, सो दैट डॉक्टर्स उनके आंसर्स वन बाय वन दे सकें। हम उनको अनम्यूट कर देंगे, आप अपना हैंड रेज करें और फिर यू कैन आस्क द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं फिर डॉक्टर से। भजन सिंह जी का। हाँ, आप अपने क्वेश्चंस चैट में भी लिख सकते हैं। हैंड रेज आपने ऐप से करना है, अपना हैंड रेज नहीं करना है। मैं सबको देख नहीं पा रही हूँ, प्लीज। मैं सिर्फ भजन जी को देख पा रही हूँ, तो उनका मैं अभी क्वेश्चन ले रही हूँ। तो बाकी उन्हें ऐप से ही हैंड रेज करना है। आपके नीचे एक हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा है, उसको आप क्लिक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। भजन जी आप अनम्यूट हो जाएं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप सबसे पहले अपने आप को अनम्यूट करें और फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं भजन जी। ठीक है तो Hello. बोलो। Is there any method to measure the immunity of a person? नमस्ते भजन जी। आपका ये प्रश्न जो है वो बहुत स्वाभाविक है। जिज्ञासा आपकी बताता है कि आप कितना जो है वो इस विषय के बारे में जानना चाहते हैं। वास्तव में जो ये बीमारियां होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस, ये इम्यून सिस्टम की वीकनिंग या हाइटन्ड रिस्पांस की वजह से नहीं होती हैं। ये इम्यून सिस्टम के डिसफंक्शन की वजह से होती हैं। इवन इफ अगर आपके जो WBCs हैं जहां से वास्तव में हमें इम्यूनिटी मिलती है, अगर उनका काउंट्स नॉर्मल भी रहता है, तब भी अगर वे अपना फंक्शन ठीक से नहीं करते हैं तो वे ये बीमारियां कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेजर्स होते हैं कि जैसे कि अगर आपका ESR बहुत अधिक है, आपका QCRP, एक क्वांटिटेटिव CRP टेस्ट होता है, वो बहुत अधिक है, यदि आपके में प्लेटलेट काउंट की मात्रा जो है वो उस समय बहुत अधिक हो गई है, या फिर कुछ ऐसे और मार्कर्स भी होते हैं जैसे कि अगर एंका वेस्कुलाइटिस में आपका जो PR3 एंका है उसकी वैल्यू अधिक हो गई है, या फिर एक SLE में DSDNA होता है उसकी मात्रा अधिक हो गई है, या फिर कुछ वेस्कुलाइटिस ऐसे होते हैं जिसमें कि एक कॉम्प्लीमेंट लेवल्स होते हैं उनकी मात्रा कम हो गई है, तो हम उस समय ऐसा मान सकते हैं कि बीमारी जो है वो अपनी तेजी पे है और हमें जल्द ही, तुरंत ही कोई ना कोई इस समय इसका उपचार करना होगा, कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। Thank you. जी, आशा करता हूं कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया। Thank you. थैंक यू भजन जी। नेक्स्ट है ममता रानी। हेलो। हेलो, नमस्कार जी पूजा मैडम जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, हम आपका प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हैं। हाँ जी, हाँ जी। सर डॉक्टर साहब, एक प्रॉब्लम है अभी, चलो
काफी ठीक है, मेरे वाइफ ममता रानी मेरे साथ जी ही हैं वो। पर एक जी। प्रॉब्लम थी ना, जो जब ये अब इम्यूनोसप्रेसेंस दवाइयां ली हैं, तो इनको हम्म। घर में किसी को भी वायरल हुआ, जुकाम हुआ, तो इनको बहुत छेती हो जाता है। अच्छा। उसके जी लिए क्या प्रिकॉशन बरत सकते हैं? जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि इतनी बड़ी बीमारी के बाद जो है वो आपके रोगी जो हैं वो ठीक हो गए हैं, उपचार उनका अच्छा हुआ है, और आप लोग जो हैं वो एक सुखी दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन जी बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक टाइम तो हमने पूरी आस ही छोड़ दी थी जी। जी जी, भगवान की कृपा से और आपके जो चिकित्सक हैं उनके प्रयासों से और आपके परिवार के प्रयासों से ये सब अच्छा हो पाया। देखिए, हम्म, ऐसा होता है कि जो भी रोगी इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स पे होता है वो किसी प्रकार के संक्रमण यानी इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा प्रोन होता है। तो हमें सबसे पहले तो अपने पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। यानी कि हम रोज स्नान करें, रोज अपने अंदर और बाहर के जो कपड़े हैं उनको चेंज करें, 2 बार ब्रश अवश्य करें, हर खाने के बाद में कुल्ला करें, और अपनी हाइजीन का ध्यान रखने के लिए पानी जो है वो बार बार पिएं, पानी उबाल के पिएं। साथ के साथ में जितने भी कच्चे फल और सब्जियां हैं उनको अच्छे से धोएं, हमेशा ताज़ा खाना खाएं, और जो जितने भी विटामिन्स हैं और अन्य जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वे जो ताज़े फल और सब्जियां होते हैं उनमें अधिक होते हैं, वो उनका सेवन करें। नींबू का सेवन करें, और अन्य जिनमें विटामिन सी होता है जैसे कि संतरा है और आंवला है उसका सेवन करें। साथ के साथ में जितने इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स होते हैं उनसे शरीर में हड्डियों और कैल्शियम पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए मिलेट्स यानी मोटे अनाज का सेवन करें, और योग प्राणायाम करें, और साथ के साथ में जो है वो भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें। और जिस भी व्यक्ति को, स्पेशली जो जिनको भी श्वास रोग संबंधी संक्रमण हुआ है, जैसे कि हमारे घर में, पड़ोस में, आसपास में जहां पर भी किसी को यदि कोई वायरल फीवर हुआ है, जुकाम हुआ है, सर्दी हुई है, निमोनिया हुआ है, उन सब से हम बचें, और नियमित रूप से जो है वो डॉक्टर के पास, अपने चिकित्सक के पास जाएं और उनकी जांच करवाएं। तो ये कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो बहुत आसान भी हैं, और साथ के साथ में आपके जो जीवन है उसमें बहुत सार्थक बदलाव ला भी सकते हैं। लगभग बहुत सार्थक प्रयास आपने कर लिए हैं अपना ठीक होने के लिए। बस कुछ एक जो होम टिप्स हैं इनको भी अपनाएंगे तो जीवन और सुखी हो जाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमोद जी से। मैं प्रमोद जी को अनम्यूट कर रही हूँ। प्रमोद जी, आप अपना क्वेश्चन हाँ। पूछे। ओके, गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब। सर, मेरा नाम नमस्ते। प्रमोद है। आई एम फ्रॉम जामनगर। सर, मेरा ओके। क्वेश्चन ये है कि अराउंड 1 ईयर बैक ना मुझे ये से सिम्टम्स आए थे, जैसे आपने बोले थे ना, रेड स्पॉट्स हो जाते हैं स्किन पे, वैसे जी। काफी थे, और वो मैं करीब 1 डेढ़ साल से देख रहा था। हम्म। तो वैसे तो मुझे जब मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे पता चला इट कैन बी सम काइंड ऑफ वेस्कुलाइटिस। तो जी। मैडम ने मुझे रेफर किया था डॉक्टर को, तो मैंने वहाँ पे कंसल्ट किया। तो हम्म। अ, एक मैंने कुछ 1 2 सेशन उनके पास गया मैं, और फिर मेरा कुछ सिटी चेंज हो गया जॉब के रिगार्डिंग। तो फिर मैं जी कंटिन्यू नहीं कर पाया, मेडिकेशन भी मैंने फिर बंद कर दी 2 महीने में। फिर जी। उसके बाद क्या हुआ कि फिर कुछ वो सिम्टम्स पूरे बंद हो गए, मतलब ना। जी। फिर करीब ऐसा 7 8 महीना रहा कि कुछ सिम्टम्स आ ही नहीं रहे थे। तो फिर मुझे हम्म। लगा कि शायद ये ठीक हो गया, या फिर मुझे पता नहीं चला। जी। तो ऐसा, अब मुझे क्या करना चाहिए? वो कंटिन्यू करना चाहिए वापस जाके, या फिर अभी मैं क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा है मुझे। इसमें दो तीन जो बिंदु हैं उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। आई होप आप हिंदी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। या तो श्योर सर। जी, तो सबसे पहला तो ये है कि जो वेस्कुलाइटिस है वो एक रिलैप्सिंग एंड रेमिटिंग डिजीज है, यानी कि कभी उसकी तीव्रता अधिक हो जाती है तो लक्षण आपको जो है वो दिखते हैं, लेकिन उसके कुछ समय के बाद में अगर उसने शरीर पे बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचाया है तो वो अपनी जो वेस्कुलाइटिस है वो अपनी तीव्रता कम कर देता है, और व्यक्ति जो है वो लक्षण विहीन हो जाता है, लेकिन बीमारी तो शरीर में रहती है। लेकिन वो जो अगली बार जब वो वेस्कुलाइटिस दोबारा तीव्र होगा तो क्या वो आपकी त्वचा यानी स्किन तक सीमित रहेगा या फिर अन्य अंगों पर भी आप अपना दुष्प्रभाव डालेगा, इस बात का पता नहीं होता है। दूसरा, कभी कभी जो है जैसे जैसे आम भाषा में जंग लगना कहते हैं, उसी प्रकार से धीरे 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 कभी कभी वेस्कुलाइटिस अपने जो एक्सटर्नलाइजेशन साइंस हैं,
जैसे कि स्किन में कोई समस्या आ गई, नाक कान में कोई समस्या आ गई, या फिर बलगम में खून आना शुरू हो गया, इसको इंटरनलाइजिंग साइंस जो हैं, जो एक्सटर्नलाइजिंग साइंस हैं, इसको ना करते हुए धीरे धीरे जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स पे ही अपना दुष्प्रभाव डालता रहता है। तो इस कारण से, या कि हम जो नेक्स्ट एपिसोड हमारा होना है वो कितना डिजास्टरस होगा, ये बात हम नहीं जानते। जैसे हम भूकंप के बारे में जानते हैं कि मान लीजिए कि आज भूकंप जो है वो रिश्टर स्केल पे सिर्फ 3 आया है, तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि अगला भी 3 स्केल पे ही आएगा। हो सकता है वो उतना ही आए जितना कि जो है कुछ वर्ष पहले भुज में आया था। तो उस प्रकार से इसको अवॉइड करने के लिए हमको जो है वो अपने चिकित्सक से समय पर सलाह ले लेनी चाहिए, ताकि हम बचाव के जो जितने भी मेजर्स हैं उन सबसे इन टच रहें। और तीसरी दूसरी चीज ये भी है कि यदि हम पहले से किसी बीमारी के डायग्नोस्ड पेशेंट होंगे, तो जब भी हम अपने डॉक्टर के पास दोबारा जाएंगे या किसी भी चिकित्सक के पास आपात स्थिति में जाएंगे, तो वो हमारे सिम्टम्स, लक्षणों को हमारी बीमारी से कोरिलेट कर लेंगे, यदि अगर वो उस बीमारी के सिम्टम्स हुए। दूसरा ये है कि अगर हमारी बीमारी प्योरली इंटरनलाइजिंग हुई, तो हमारे लक्षण ही नहीं आएंगे और हम अल्टीमेटली सीधा जो है वो एंड स्टेज डिजीजेस, मतलब जो एंड स्टेज टाइप का डिजीज होगा उसमें लैंड अप करेंगे, जब हमें इसके बारे में समझ आएगा। तो उस स्थिति में डॉक्टर के लिए भी इलाज करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, और परिवार के लिए तो, और रोगी के लिए तो आप समझ ही सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर हो जाएगी। तो इन इन सब चीजों से बचने के लिए भी हमको जो है वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी सत्य है कि जैसा मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन में बताया था कि कुछ एक ऐसा वेस्कुलाइटिस भी होता है जो सिर्फ कुछ एक दवा या किसी अन्य खाद्य पदार्थ को की एलर्जी की वजह से हो जाए, या उसके सेवन के बाद हो जाए, या फिर कुछ वायरल इन्फेक्शन या कुछ अन्य बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के बाद हो जाए, जो कि सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। तो यदि ऐसा होगा तो भी हम एटलीस्ट कम से कम रीएश्योर हो जाएंगे कि हमें इस तरह की गंभीर बीमारी नहीं है। तो हर स्थिति में मेरी आपको ये सलाह होगी कि आप एक वेल क्वालिफाइड, जो भी आपके नजदीक है रोमेटोलॉजिस्ट, उनसे मिलिए और इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर के जाइए। धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रमोद जी, आप एज पर द डॉक्टर्स एडवाइस आपको अपने र्यूमेटोलॉजिस्ट से एक बारी मिलना चाहिए और उनसे कंसल्ट करना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंका मैम से, और उसके बाद मोनिका जी। तो प्रियंका मैम, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरा ईएसआर हमेशा रेस रहता है। मैं जीपीए की मरीज हूँ और मेरा जी। ट्रीटमेंट चल रहा है, पर मेरा जी। ईएसआर कभी मतलब हमेशा 40 प्लस ही रहता है, कभी 64 पहुंच जाता है, और जी। माइल्ड जॉइंट पेन्स हमेशा रहती है। तो इसका मतलब मेरी डिजीज एक्टिव है हमेशा? जो ईएसआर होता है वो सिर्फ अकेला ऐसा मार्कर नहीं है कि वो बीमारी को एक्टिव बीमारी का मार्कर होता है। उसके साथ साथ जो है वो हम टारगेट ऑर्गन्स जो हैं उनके बारे में भी देखते हैं। आप जहाँ पर अपना इलाज कराने, उपचार कराने जाती होंगी, वहां पर वो डेफिनेटली आपके जो है वो जॉइंट्स को पैल्पेट करके देखते होंगे कि उनमें कितनी इस टाइम सूजन है, ऐंठन है। और साथ के साथ में अन्य जो मार्कर्स हैं, जैसे सीआरपी है या फिर क्वांटिटेटिव सीआरपी है, उसके साथ साथ प्लेटलेट काउंट है और डब्ल्यूबीसी काउंट है, उसके साथ भी कोरिलेशन करना होता है। और एक डॉक्टर जो है वो इन फाइनल चीजों के साथ मिला करके कंपोजिट इंडेक्स होता है, उसको बर्मिंघम वेस्कुलाइटिस एक्टिविटी इंडेक्स होता है, उसको कैलकुलेट करने के बाद ही आपके उपचार को ऊपर नीचे जो है वो करते हैं। ईएसआर बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं टेम्परेरीली, जैसे कि इन्वायरमेंट में आजकल क्या चल रहा है, आपको क्या इस समय कोई जुकाम या कुछ अन्य वायरल इस तरह की कोई समस्या तो नहीं है। यदि आपको अनीमिया भी होता है, मतलब आपका जो एचबी है वो 12 से कम रह रहा है, उस समय भी आपका थोड़ा बहुत जो है वो ईएसआर जो है वो बढ़ सकता है। साथ के साथ में बहुत बार जो है वो लैब्स जो हैं वो हमने ये देखा है कि आजकल क्योंकि ऑटोमेटेड लैब्स का जमाना है, तो उस समय उनमें ईएसआर की एक्यूरेसी पर भी जो है वो बहुत बार जो है वो सवालिया निशान होते हैं। तो सिर्फ आप ईएसआर के बेसिस पे परेशान मत हो जाइए, और हमेशा जब भी जाइएगा तो अपनी पूरी जितनी भी समस्याएं होती हैं, अपनी पूरी लैब टेस्ट जो हैं वो अपने जो चिकित्सक हैं उनके साथ डिस्कस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ के साथ में बहुत बार ऐसा भी होता है कि जितने भी जो वेस्कुलाइटिस और अन्य जो क्रॉनिक रोग होते हैं, उनके जो उनसे पीड़ित लोग हैं, उनमें एक तरह का स्ट्रेस लेवल, तनाव भी रहता है कि जैसे जब वो डॉक्टर के पास जाएंगे या फिर अब जांच का, परीक्षण का समय हो गया, तो उस समय एक तनाव भी रहता है, पता नहीं अब टेस्ट में क्या आएगा, इस बार दवाई कम होगी या ज्यादा होगी।
तो इस प्रकार के जो छोटे तनाव होते हैं इनसे खुद को मुक्त कीजिए। तो इससे भी आपको काफी जो है वो फायदा होगा। तो अकेले ईएसआर की रिपोर्ट पर आपको डिस्करेज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सर मैं एक और चीज पूछना चाहती हूँ, जैसे हम बोलते हैं इसमें डिजीज में रिलैप्सेस और रिमिशन होते हैं, तो जब रिमिशन होता है तो इसका मतलब क्या है कि मतलब आप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस समय, कोई जॉइंट पेन नहीं होगा, कोई सिम्टम नहीं होगा, ईएसआर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, उसे उसे रिमिशन माना जाता है। और जब रिलैप्स होता है तो उसका कोई मतलब जैसे वो तभी पता चलता है जब कोई सिम्टम आता है, या कोई ब्लड टेस्ट से भी हमें उसमें पता चल जाता है कि ये रिलैप्स होने वाला है? देखिए ऐसा है कि ब्लड टेस्ट क्या वो मतलब मेजर करते हैं, वो सिर्फ एक इन्फ्लेमेशन मतलब शरीर में सूजन जो इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स हैं उन्हीं को मेजर करते हैं। तो इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स तो जुकाम में भी वही बढ़ेंगे, या फिर अगर आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो गया तब भी वही बढ़ेंगे। वो आपके जो आप उन उस समय क्या खान पान है आपका, वो भी उसको प्रभावित करेंगे। तो अकेले जो लैब टेस्ट्स हैं वो कभी ये बता नहीं पाते कि आप अभी रिमिशन में हैं या फिर आप अभी जो है वो अपनी रिलैप्स स्टेज पे हैं। ठीक इसी प्रकार जॉइंट्स पेन के भी बहुत सारे कारण होते हैं। जरूरी नहीं है कि जॉइंट पेन्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके जोड़ों में सूजन की वजह से ही हो सकता है कि आपको आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, हो सकता है आपको ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपिनिया है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके जोड़ जो हैं वो धीरे धीरे अब वो घिस रहे हैं और उनमें एजिंग से रिलेटेड एक ऑस्टियो आर्थराइटिस करके बीमारी है वो हो रही है। या फिर आप जब भी आप तनाव में होते हैं, किसी प्रकार के स्ट्रेस में होते हैं, तो उस समय में भी हमारे जो जोड़ों में और मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। तो ये एक वाइडर कंपोजिट मतलब असेसमेंट टूल होता है, जिसमें कि जो रोगी जो है वो डॉक्टर के साथ बैठता है और उसके बाद में उनकी उनकी एक हिस्ट्री जो उनके चिकित्सक को पता होती है, उसके आधार पे और क्या उनको ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बाद में उनकी ईएसआर और सीआरपी या फिर अन्य इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के बढ़ने का आज कारण क्या है। ठीक इसी प्रकार जो मांसपेशियों में या फिर जोड़ों में या फिर शरीर के अन्य किसी भाग में दर्द हो रहा है या ऐंठन हो रही है, उसका इस समय कारण क्या है। इन सब चीजों को मिला करके जो है वो एक कंप्लीट असेसमेंट होती है, और उसके बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि किसी भी रोगी को इस समय रिलैप्स है या नहीं। लेकिन रोगी को कब जो है वो चौकन्ना होना चाहिए? रोगी को उस समय चौकन्ना हो जाना चाहिए जब जो जिन लक्षणों के साथ उसकी बीमारी शुरू हुई थी, यदि वे लक्षण दोबारा वापस तो नहीं आ रहे, या फिर रोगी को जो है वो एकदम अचानक से धीमा हल्का हल्का बुखार तो आना शुरू नहीं हो गया, या फिर उसका वजन कम तो नहीं होना शुरू हो गया, या फिर उसको भूख लगना बंद तो नहीं हो गया, या फिर रात में पसीने तो नहीं आ रहे हैं, या फिर जो एक्सटर्नलाइजिंग साइंस हैं जैसे कि कान से पीक निकलना तो नहीं शुरू हो गया, नाक बार बार बंद होना तो नहीं शुरू हो गया, आंखों से धुंधला दिखना तो नहीं शुरू हो गया, त्वचा में लाल रंग के धब्बे तो नहीं आना शुरू हो गए, कोई शरीर ठंड में या फिर वैसे ही उंगलियां और जो पैर की उंगलियां होती हैं या हाथ की उंगलियां होती हैं वे नीली तो नहीं पड़नी शुरू हो गई, काली तो नहीं पड़नी शुरू हो गई, या फिर उसमें झंझनाहट तो नहीं होनी शुरू हो गई, या फिर अभी पेशाब में अधिक झाग तो नहीं आना शुरू हो गया, या फिर जब सुबह उठते हैं तो मुंह पे या फिर आंखों के आसपास जो है वो अधिक सूजन तो महसूस नहीं हो रही है। तो ये कुछ ऐसे रेड फ्लैग साइंस हैं जिसके बाद में हमें चौकन्ना होने की आवश्यकता है। तो जब हम मतलब ये जो परीक्षण कौन सा परीक्षण हमने करना है और उस परीक्षण का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, मुझे लगता है कि ये चिकित्सक का कार्य होना चाहिए। और जो रोगी की जिम्मेदारी है, उसके परिवार की जिम्मेदारी है, वो समय पे अस्पताल जाना और जो जांचें हैं उनको समय पे करवाना, और अगर इस तरह के रेड फ्लैग साइंस आते हैं तो उस समय जल्द से जल्द अस्पताल जाना, ये मुझे लगता है कि रोगी का कर्म है। देखिए गीता में लिखा गया है कि कर्म ही आपका आपके भाग में है, कर्म करना आपका अधिकार है, और कर्म न करना भी आपके अधिकार क्षेत्र में है नहीं। तो मुझे लगता है कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर यस दे सर, पाया। यस, थैंक यू सर। जी थैंक यू डॉक्टर, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है मोनिका जी। मोनिका जी। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब एंड गुड इवनिंग पूजा जी। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं जीपीए पेशेंट हूँ, 2 साल पहले मेरा डायग्नोज हुआ था। मेरे को हर जी टाइम कोई ना कोई डर लगा रहता है। इस बीमारी में खुद को नॉर्मल फील नहीं करती हूँ। मेरे को कभी लगता है कि यहाँ जाने से मेरे को ये ना हो जाए। अभी आप जो जो सिम्टम्स बता रहे थे कि दोबारा से जी वो ना, मेरे को लग रहा था हाँ, एक दिन मेरे स्किन पे मेरे को लाल धब्बा भी दिखा था,
फिर मेरे को स्वेलिंग मतलब कि एक फोबिया सा नहीं बन जाता जैसे, जी तो जी। ये बीमारी हमारी क्योर हो सकती है या ऐसी ही डर डर के ही जिंदगी ऐसे निकलेगी? तो मेरे को थोड़ा इसके बारे में पता करना है कि दवाई चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मन दिमाग से स्ट्रेस नहीं जा रहा। जी, मैं आपके जो आपका जो मन की व्यथा है, मन की जो स्थिति है, उसको बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। लगभग रोज आप जैसे 100 से 150 लोगों से मिलता हूँ, और वो सभी जो हैं वो इसी मनोस्थिति से गुजर रहे होते हैं। और अगर हम ये तो रोगियों की बात है, लेकिन जैसा कि हमारे जो मेरे गुरु हैं प्रोफेसर अमन शर्मा, वो बहुत बार ये बताया करते थे कि मतलब किसी रोगी को उन्होंने एक बार ये एक एग्जाम्पल दिया था कि जो एरोप्लेन होता है, वो कभी क्रैश भी हो सकता है, लेकिन क्या हम एरोप्लेन में जाना छोड़ते हैं? उत्तर है नहीं। मैं इस समय ऐसी जगह पे बैठा हूँ जो कि सिस्मिक जोन 6 में आता है, लेकिन बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठा हूँ, लेकिन भूकंप तो इसी क्षण भी आ सकता है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं। मन को जितना हम आगे लेकर के जाएंगे, मन उतना विचलित होता चला जाएगा। इसका उत्तर जो है वास्तव में अध्यात्म में है। इसका उत्तर जो है वास्तव में गीता में है। जैसा मैंने आपको बताया, हमारा सिर्फ एक ही अधिकार है, कर्म करते जाना। और कर्म का मतलब जो है वो कोई दैनिक दिनचर्या का कार्य नहीं होता है। कर्म करने का मतलब होता है जो भी प्रभु ने, जो भी हमारी नियति ने, प्रकृति ने, या फिर जो भी हमारे परिवार ने, या फिर जो भी हमारी व्यवसाय ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है, उसमें अपना 100% देना। सिचुएशन हमारी कैसी भी हो सकती है, कभी अच्छी होगी, कभी बुरी होगी। जिस प्रकार जो मौसम है, उसमें कभी गर्मी आएगी, फिर बरसात आएगी, फिर उसके बाद पतझड़ आएगा, फिर ठंड पड़ेगी, फिर उसका सुहाना बसंत आएगा, उसके बाद जेठ की गर्मी आएगी। उसी प्रकार से जीवन का जो है वो चक्र आगे इस तरह से ही चलते जाना है। तो आप सौभाग्यशाली खुद को मानिए, क्योंकि कुछ वर्षों पहले तक जो है वो आज से कम से कम आज से 20 वर्ष 30 वर्ष पहले जो है इस तरह के जीपीए और इस तरह के जितने वेस्कुलाइटिस थे, उनका कोई ऑथेंटिक इलाज दुनिया में उपलब्ध नहीं था। और मेंटेनेंस के जो ट्रीटमेंट्स थे, रिटुक्सीमैब आदि, वो इतने महंगे थे कि आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर थे। और चिकित्सकों का भी हमारे देश में अभाव था। लेकिन आज हमारे देश में रूमेटोलॉजिस्ट्स की भी भरमार है, और दवाएं भी उपलब्ध हैं, और निदान के जो जितने डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं, वो भी लगभग हर जगह अवेलेबल हैं। तो इन सब चीजों के साथ में आप अपनी बीमारी के जो है वो रिमिशन स्टेज पे हैं, या फिर नियर लो डिजीज एक्टिविटी में तो अवश्य होंगे, क्योंकि कोई रोगी जो है वो जीपीए का मैं समझता नहीं कि वो लो डिजीज एक्टिविटी में ना हो आज के जो ट्रीटमेंट सेनेरियो, वैज्ञानिक सेनेरियो के हिसाब से। तो अपने आप को खुशकिस्मत समझिए, और भगवान का, अपने चिकित्सक का, अपने परिवार का, और अपने वेल विशर्स का, सगे संबंधियों का धन्यवाद कीजिए कि उनकी विशेष से आप जो हैं वो आज यहाँ पर हैं। और अपना कर्म करते जाइए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ ना कुछ करते जाइए। और उसके बाद जो है वो कहानी तो हम सबको एक ना एक दिन बनना ही है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेटिव। डॉक्टर, ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन थी कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, कर्म अपना करते जाओ, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारे कृति जी। कृति जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। जी, गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। नमस्ते। सर मेरा नमस्ते। मेरा क्वेश्चन है लाइक मैं आपकी ही पेशेंट हूँ और ट्रीटमेंट चल रहा जी है। मैं जी। स्टेरॉइड खा रही हूँ और आपको पता है कि अभी मेरे काफी डोजेज कम हो गया है। लेकिन हम्म जितने भी लोग हैं देखते हैं तो मेरा स्वेलिंग जो है फेस पे, नेक पे स्पेसिफिकली, वो काफी हम्म रह है। और हम्म इवन स्टेरॉइड्स का डोजेज कम होने के बाद उसमें कोई इम्प्रूवमेंट ऐसा नहीं है। ये मुझे हम्म पता है कि वो साइड इफेक्ट रहता है स्टेरॉइड से जो बोला गया है। बट जी। क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब दवाई कम होने से वो स्वेलिंग कम होता है, या ऐसा ही रहेगा, या कभी बंद हो जाएगा उसके बाद ही स्वेलिंग ठीक होता है? देखिए, ऐसा है कि क्योंकि आप अपने आप को रोज अपना मूल्यांकन जो है ना वो दर्पण के आगे रोज कर रही हैं। और जी। ठीक इसी प्रकार से जो आपके जानने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, स्वजन हैं, वो भी आपका मूल्यांकन लगभग रोज कर रहे हैं। तो इसलिए आपको उसकी उस ग्रेडिंग का बहुत अच्छे से पता नहीं चलता। लेकिन चूंकि अभी भी आप अपनी मॉडरेट डोज पे ही हैं, मतलब अभी आप लो डोज स्टेरॉइड्स पे नहीं आई हैं। जैसा ही आपका स्टेरॉइड का डोज जो है वो 5 7.5 इतना आएगा, या 10 से नीचे एक बार हो जाएगा,
उसके बाद में जो है वो फर्क आना शुरू होगा। और जब आपका, क्योंकि आप इंडक्शन फेज में है इस समय, हाई डिजीज एक्टिविटी में है, तो इसलिए जो है वो हम हमारे पास इस डोज में स्टेरॉइड्स की डोज, इस डोज में रखने के सिवा और कोई ऑप्शंस इतनी अवेलेबल है नहीं। तो लेकिन अब सिर्फ जो है वो 2-3 महीने की बात है। आप तब तक जो है वो अपने खान पान का ध्यान रखें, और हाई कैलोरी डाइट बिल्कुल ना लें, योग प्राणायाम करें, सैर करें। और एक जो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, जो मतलब आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उस कॉन्फिडेंस के साथ रहें, तो ये जो मुश्किल के 2-3 महीने हैं ये बहुत आसानी से निकल जाएंगे। जी। और कभी ऑन एंड ऑफ, जैसे किसी किसी दिन जैसे सुबह उठे या शाम को हम्म देखते हैं, तो कभी हम्म नॉर्मल से भी जितना स्वेलिंग है उससे ज्यादा लगता है। तो हम्म उसका कोई रीजन हो सकता है कि कुछ खाया हो या कुछ उसकी हम्म। वजह से बढ़ गया है, या कुछ अलार्मिंग है तो उसके लिए कॉशियस होना चाहिए, तो ऐसा कुछ होता है? आमतौर पर जब हम सोते हैं, मतलब लेटते हैं, या फिर 1-2 घंटा भी चाहे हमने दिन में आराम किया, या फिर रात में जब हम सो करके उठते हैं, या फिर दिन में 1-2-3 घंटे के बाद में आराम करने के बाद जो है वो, क्योंकि उस समय हमारी पूरी बॉडी, मतलब जो हमारा फेस होता है वो, और बाकी पूरी बॉडी एक ही लेवल पे आ जाती है, तो इसलिए उस समय फेस पे स्वेलिंग जो है वो अधिक हो जाती है। और जैसा ही फिर हम चलना फिरना, अपनी कुछ जो एक्टिविटीज हैं, दैनिक दिनचर्या है, उसका आरंभ करते हैं, तो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की वजह से एडिमा जो है वो फेस और जो नेक है वहां से सबसाइड करना शुरू होता है। तो इसमें बहुत घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो एडिमा है वो हम शरीर के अन्य अंगों में देख नहीं पाते, इसलिए जो है फेस का एडिमा जो है वो वही हमें वास्तव में डराता है। तो उसका ये कारण है वास्तव में। तो इसलिए इसमें बहुत परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो ऐसा एडिमा जो फ्लक्चुएट करता है, मतलब कुछ समय अधिक दिखता है, कुछ समय कम दिखता है, वो अपने आप में एक कहानी है कि उसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। ये तो मैंने भी क्लिनिक में काफी डॉक्टर्स के साथ बैठ के देखा है कि जिनके बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई है स्टीरॉइड्स की वजह से, जैसे ही डॉक्टर उसको टेपर करते हैं तो धीरे धीरे वो अपनी नॉर्मल उस पे आ जाते हैं। जी जी स्टीरॉइड्स के साथ शायद भूख भी ज्यादा लगती है, तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि उनको कि आप हेल्दी हैवी डाइट लेने की बजाय सैलेड्स या कुछ और खाएं। तो जी स्वेलिंग इज बिट नेचुरल, बट जैसे जैसे जी टेपर करते हैं तो स्वेलिंग जाती है। जी जी जी। थैंक यू डॉक्टर। नेक्स्ट है सुरजीत जी। सुरजीत जी, आप अपना क्वेश्चन पूछें। सुरजीत जी, आप अपना क्वेश्चन, सुजीत जी आप अपना क्वेश्चन पूछें। डायग्नोस हुआ था सियानका एसोसिएटेड वास्कुलाइटिस से, और NTPR3 एंटी ऑटो एंटीबॉडीज से। तो सर लास्ट ऑलमोस्ट 2 ईयर से मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ र्यूमेटोलॉजिस्ट से, और मेनली अभी रिमीशन में है। मेनली MMF और स्टेरॉइड पे चल रही है। रिपोर्ट हम्म सारी ऑलमोस्ट ठीक हो गई है, और आपकी स्टेरॉइड भी ऑलमोस्ट 5 mg पे आ गई थी 4 months बैक। डॉक्टर ने उसको ऑलमोस्ट बंद कर दिया, मतलब वीक में एक बार, एंड देन फाइनली लास्ट 2 months के लिए बंद कर दिया। फाइनल जी अभी जो रिपोर्ट आई है सर, बाकी सारी हम्म ESR, CRP या 24 आवर प्रोटीन यूरिया सब नॉर्मल है। केवल एक चीज में बढ़ी है, वो NTPR3 ऑटो एंटीबॉडीज, वो जी सडनली बढ़ गई है। लास्ट वाली हम्म 42 थी, अभी 160 हुई है। हम्म तो डॉक्टर ने फिर से स्टेरॉइड स्टार्ट किया है, और नेफ्रोलॉजिस्ट को एक बार भी बोला है मिलने के लिए। तो कुछ ऐसा हम्म। इसका सिग्निफिकेंस सर? हम देखिए, ऐसा है कि इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं उस पर टिप्पणी करना जो है वो सही नहीं रहेगा। लेकिन आप अपने जो चिकित्सक हैं उनसे एक बार मेंटेनेंस के दौरान रिटुक्सीमैब या फिर एजाथायोप्रिन जैसी दवाओं के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मतलब ये एक ऑप्शन होती है, मतलब एक विज्ञान का, चिकित्सा का सिद्धांत होता है, नथिंग इज रॉन्ग और राइट। तो क्लिनिकल सिचुएशन आपकी कैसी रही होगी, तो उस हिसाब से उन्होंने मेंटेनेंस फेज में आपको माइकोफिनोलेट मॉफेटिल पे डाला। लेकिन जो है वो अगर उस पे रिमिशन में कुछ प्रॉब्लम्स आई,
तो एक कभी कभी मेंटेनेंस एजेंट्स को चेंज करने का ऑप्शन भी आप अपने चिकित्सक से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ये याद रखिएगा क्योंकि वे आपके चिकित्सक हैं, तो जो फाइनल इसका डिसीजन है वो आपके चिकित्सक लें या फिर आपके चिकित्सक और आप मिल करके लें। एक ये एक बात। और दूसरी एक बात ये भी है कि अकेला जो PR3 या MPO एंटीबॉडी का जो लेवल है वो अगर बढ़ भी जाता है तो उससे कोई बहुत घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपके चिकित्सक जो हैं वो इतने कैपेबल होंगे कि वो उसको टैकल करेंगे। और रूटीनली यूजुअली हम बहुत बार जो हैं वो मतलब क्योंकि हम सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो हमारे पेशेंट्स इतना अफोर्डिंग भी नहीं होते हैं, तो इसलिए हम तो बहुत रूटीनली कभी भी मतलब PR3 एंटीबॉडीज के लेवल को रिमिशन में चेज भी नहीं करते हैं। लेकिन मतलब ये एक मोटा मोटा मैंने आपको सिचुएशंस का कुछ कुछ ऑप्शंस बताया, लेकिन जो मतलब आपके चिकित्सक हैं उनके जो निर्णय है उनका सम्मान जो है वो अवश्य कीजिएगा और उनसे एक बार डिस्कस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर इसके रिगार्डिंग ना मेरा भी एक क्वेश्चन है कि जी जैसे अगर हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में वेस्कुलाइटिस इफेक्ट कर सकता है, तो हम एक जी। पर्टिकुलर सपोज हमारी आईज इफेक्टेड है या हमारे ईयर्स हम्म, इफेक्टेड हैं, तो जनरली हम हम्म, उसके डॉक्टर उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें नहीं हम्म, पता होता कि हम रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। जी तो जी जी। समटाइम्स उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी इतना नहीं पता होता रिगार्डिंग वेस्कुलाइटिस हम्म। कि वो उस बिल्कुल। एरिया के स्पेशलिस्ट है। जी जी। क्या कोई एक ऐसा टेस्ट या कोई कोई भी एक ऐसा है जिससे एक एक टेस्ट जिससे हम जान पाए लेमैन लोग में हम्म। कि हमने ये हम्म। टेस्ट करवा लिया तो देयर आर द चांसेस कि हमें वेस्कुलाइटिस है, या इसके मल्टीपल टेस्ट ही हैं, या एक हम्म। प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि हमें वेस्कुलाइटिस है या नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि दो तीन चीजें हैं कि सडननेस बहुत डिटरमिन करती है। यदि अचानक से बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई तो वेस्कुलाइटिस होने का चांस बहुत अधिक होता है। यदि एक से अधिक अंग में बीमारी है तो वेस्कुलाइटिस होने का चांस बहुत अधिक होता है। यदि किसी व्यक्ति को इसके साथ बुखार या फिर वजन कम होना, शरीर का टूटना, थकान बहुत होना, भूख कम लगना, ये सब चीजें हैं तो भी वेस्कुलाइटिस होने का चांस होता है। यदि नियमित जांच जो है उसमें बहुत ज्यादा ESR CRP बढ़ गया है या फिर प्लेटलेट काउंट बहुत अधिक बढ़ गया है तो वेस्कुलाइटिस होने का चांस बहुत अधिक होता है। और यदि स्किन की बहुत प्रॉब्लम्स हैं साथ के साथ में, जैसे आई के साथ कोई स्किन का प्रॉब्लम हो गया तो वेस्कुलाइटिस होने का चांस होता है। यदि यूरिन में जो है वो मतलब वहां पे मतलब बिना किसी कारण के प्रोटीन्स आ रहे हैं या फिर यूरिन में बिना किसी कारण के जो है वो RBCs मतलब ब्लड आ रहा है तो भी वेस्कुलाइटिस होने का सस्पिशन हमको करना चाहिए। यहाँ पे मेरे पे रोगी भी बैठे हैं, उनको ये पता है कि सिर्फ एक यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट ने उनके जीवन को बदला है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। जी जी नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा जी का। सीमा जी। जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो। जी नमस्ते। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। डॉक्टर नमस्कार। साहब, मैं GPA की पेशेंट हूँ जी और अभी 10 डेज पहले मैं डॉक्टर अमन जी के पास गई थी, तो मेरी ना सारी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं, इवन ESR CRP जी ऑल रिपोर्ट्स ठीक थी। लेकिन जी। पिछले 5-6 डेज से मुझे हम्म प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे नोज में क्रस्ट और ब्लड आ रहा है हम्म। और मेरे वर्टेक्स में पेन हो रही है, और यही मेरे अर्ली सिम्टम्स थे। हम्म। तो ये मतलब रिपोर्ट्स भी ठीक हैं और मैं सुबह जैसे उठ भी नहीं पा रही हूँ, 12-1 बजे तक तो बस सोना ही है, जैसे उठा नहीं जा रहा कि नींद ही आ रही है। देखिए ऐसा है कि हो सकता है कि मतलब आप जिस समय आपने अपने टेस्ट कराए हों उस समय सिम्टम्स जो हैं वो इतने अभी तीव्र ना हुए हों, या फिर उसमें ब्लड टेस्ट में उस समय उतनी उसकी रिफ्लेक्शन बीमारी की तीव्रता की रिफ्लेक्शन ना आई हो, ये एक बात हो सकती है। लेकिन ये जो नेजल सिम्टम्स हैं प्लस साथ में ये जो शरीर में थकान है, ये जो है वो सिंपल वायरल फीवर के लक्षण भी हो सकते हैं। और मेरी आपको यही सलाह होगी कि आप सर से दोबारा से जल्द मिलिए और एक बार अपने टेस्ट जो हैं वो रिपीट करवाइए, और ताकि जो है वो एकदम हम निष्कर्ष पर पहुंच पाए। और यदि
कुछ भी रिलैप्स जैसा या फिर कुछ भी अन्य कुछ भी समस्या है तो उसका हम समय पर निदान कर पाए। ठीक है, थैंक यू। जी। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर आप हम सबको बताएं, क्योंकि हमारे साथ कुछ हिमाचल के पेशेंट्स भी जुड़े हुए हैं, अगर जी उन्होंने आपको अप्रोच करना है तो वो कहाँ और कैसे आपसे मिल सकते हैं और कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? जी, देखिए ऐसा है कि मैं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में कार्यरत हूँ। और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में जो रोमेटोलॉजी की ओपीडीज हैं वो प्रत्येक सोमवार को और प्रत्येक शनिवार को होती हैं। और साथ के साथ में महीने के पहले, तीसरे और पांचवें शुक्रवार को भी होती हैं। और क्योंकि मतलब हिमाचल प्रदेश में बहुत रोमेटोलॉजी सेंटर्स उपलब्ध नहीं हैं, तो इसलिए वहाँ पर जो है वो भीड़ थोड़ी अधिक रहती है। इसलिए हम अपने रोगियों को ये हमेशा सलाह देते हैं कि आप कम से कम जो है वो 4, 5, 6 बजे सुबह पहुंच जाएं। और हम 7 बजे जो है वो अपनी ऑफिशियल ओपीडी को हर दिन आरंभ करते हैं। और वहाँ पर थोड़ा एक समस्या ये जरूर रहती है कि वेटिंग पीरियड होता है, लेकिन हमने उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है कि हम प्रत्येक रोगी को 7 बजे एक ट्रीटमेंट स्लॉट जो है वो उपलब्ध करवाते हैं कि उनको जो है उनकी जांच जो है वो कितने से कितने बजे के बीच में आएगी। यानी मतलब 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, इस तरह से उनको जो है वो स्लॉट डिवाइड किए जाते हैं, तो उस सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। साथ के साथ में हमने अभी कुछ समय पहले सबसे पहले भी हम अपने जो फॉलो अप पेशेंट्स थे उनको हम व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट्स भी दिया करते थे सेकंड विजिट्स पे आने के लिए, और जो कि ओपीडी डेज को छोड़ के अन्य डेज के लिए थी। और अभी कुछ समय पहले हमने एक अपनी मीरा माधव सेवा को आरंभ किया है। उसमें हमने एक स्पेशल व्हाट्सएप नंबर जो है वो डेडिकेटेड पेशेंट्स के लिए रखा है। वो अभी उसको आरंभ हुए 15 दिन ही हुए हैं। वो भी जो है उसके वो भी सेवा ली जा सकती है। जल्द ही हम अपनी जो है वो मीरा माधव ऐप को भी डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है वो बिल्कुल आप निसंकोच की जो है वो हमारे पास आ सकते हैं। सिर्फ हमारी एक ही समस्या है कि हमारे अस्पताल में क्योंकि हमारे राज्य में रोमेटोलॉजी सेंटर्स कम हैं, इसलिए वहां पर रश की समस्या जरूर है। वेटिंग पीरियड्स जो हैं वो एज लॉन्ग एज 20 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन किसी रोगी को निराश जो है वो हम कभी करते नहीं हैं। रिमेटोलॉजी सेंटर कम है और आप जैसे डेडिकेटेड डॉक्टर और भी कम है, तो इसलिए भी आपके पास भीड़ ज्यादा होती है। तो ये तो प्रभु की कृपा है। थैंक यू डॉक्टर। जी। एनीबडी एल्स, किसी और ने कुछ भी पूछना हो? मुझे लगता है डॉक्टर्स ने इतने अच्छे से सबके क्वेश्चंस के आंसर किए कि हमारे दिमाग में अब कोई और क्वेश्चन ही नहीं है। धन्यवाद इस चीज के लिए, साधुवाद। मैंने पूरी कोशिश की कि बिल्कुल जो साधारण लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज है, उसमें सबके प्रश्नों के उत्तर दे पाऊं। बिल्कुल सर। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे आज बहुत सारे रोगियों से बात करने का मौका मिला। और मैं आपको शुभकामना देता हूं कि आपका ये जो प्रयास है, ये जो एक बीज आपने बोया है, ये एक दिन वट वृक्ष बने। और जितने भी वेस्कुलाइटिस और ऑटोइम्यून बीमारियों के रोगी हैं वो आपकी छत्र छाया में जो हैं वो खूब फलें फूलें। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। आपके इनसाइट से मुझे लगता है कि सबको ही बहुत फायदा होएगा। अब हिमाचल के स्पेशली जो है पेशेंट्स जो इतनी दूर से आते थे, डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स में जाते थे, डेफिनेटली वो अब आपको अप्रोच करेंगे, उनको भी फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा वो आपसे ले पाएंगे। और हम ये धन्यवाद। भी चाहते हैं कि जो आपके पास पेशेंट्स आए उनको भी आप वेस्कुलाइटर सोसाइटी के बारे में जी बताएं जी। और वो भी अवश्य हमारे साथ जुड़े। अवश्य अवश्य। आपने अपना अपना कीमती समय हमें दिया, हमें पता है आप बहुत बिजी हैं, सब लोग बताते हैं कि आपकी ओपीडी बहुत लंबी और बहुत जल्दी शुरू होके बहुत लेट तक चलती है, तभी जी। आपके पास भीड़ ज्यादा होती है। तो आपने अपना अमूल्य टाइम हमें दिया और पूरा इतने सारे क्वेश्चंस को इलेबोरेटली आपने आंसर किया। थैंक यू डॉक्टर। हम ऑनर्ड हैं कि आप हमारे पास आए। थैंक यू। धन्यवाद। 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 तो ऑन द कंक्लूजन हम डॉक्टर को थैंक्स करते हैं अपनी वेस्कुलाइटर सोसाइटी टीम और पेशेंट की तरफ से, और सब लोगों को बोलते हैं कि जो जो वेस्कुलाइटर सोसाइटी ग्रुप के मेंबर्स नहीं हैं वो हमें अपना नंबर शेयर कर सकते हैं और हमारे साथ पिंग कर सकते हैं ताकि हम उनको अपने ग्रुप में ऐड कर दें।
तो जो ये पेशेंट सपोर्ट ग्रुप है, आपस में आप इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे, इससे ही आपकी एंजाइटीज, क्वेश्चंस, आपको एक दूसरे की हेल्प होगी। ये सिर्फ पेशेंट्स नहीं है, एक हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है जिसको हम वेस्कुलाइटिस फैमिली कहते हैं। इसमें डॉक्टर्स और हम सब मिलके इसको इट जस्ट ट्रीटेड एज एन एक्सटेंडेड फैमिली, जहां पर कोई भी किसी को जज नहीं करता, बस एक दूसरे को सपोर्ट करता है। और किसी ने कुछ भी हमसे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे। हमने अपने चैट ग्रुप में भी अपना नंबर शेयर किया है, जिसने भी हमें ज्वाइन करना है इस नंबर से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल हैं @वेस्कुलाइटिस सोसाइटी, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीबॉडी। इसके साथ हम कंक्लूड करते हैं। डॉक्टर को थैंक्स करते हैं अगेन कि हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू डॉक्टर। आप Thank you सबका भी everybody बहुत बहुत for making थैंक this यू। event successful. Thank you. थैंक यू।